नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल-चाल? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे से आप जो है पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी बीच में क्लास 4-5 दिन या यूँ कहें 1 आध हफ्ते के लिए क्लास जो है आपकी बंद थी और उसका कारण आप जानते हैं इस समय शादी विवाह का माहौल चल रहा है। तो इसी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया, लेकिन आज से जो क्लास है आपकी कंटिन्यू रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत ही अच्छे तरीके से अब फ्री हो गए होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दिए होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि वो हम लोग सामाजिक विज्ञान में आपका भूगोल सब्जेक्ट का पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे और वही चल रहा है। लगभग ये चैप्टर आपको पता है कि समाप्ति की कगार पे आ चुका है, यानी कि एंड होने वाला है और ये एक सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट अभी बचा हुआ है और आज हम उसी सेगमेंट पे चर्चा करने वाले हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मृदा संसाधन। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छे से आप इसको जो है समझिएगा। इसको कहते हैं सॉयल रिसोर्स कहते हैं, मृदा संसाधन। इस मृदा संसाधन में हमको एक एक करके कई सारी चीज़ों के बारे में जानना है। जैसे मृदा संसाधन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, या अगर हम कहें तो इसकी परिभाषा क्या है, तो इसको हम समझेंगे। तो मृदा संसाधन किसे कहते हैं इसको समझेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे मृदा का संगठन, इस बात को समझेंगे। और मृदा के संगठन के बाद अगर हम लोग और समझने का प्रयास करें तो मृदा के संगठन के बाद अगर हम लोग एक और चीज़ समझने का प्रयास करें, तो हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लेवल पे, मृदा का संस्तर। मृदा का संस्तर, क्योंकि आप जानते हैं मिट्टी में कई सारे लेयर पाई जाती हैं, कई सारे संस्तर पाए जाते हैं। हालांकि ये उतना आपके काम का चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत थोड़ा सा ऐसे ही चर्चा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो है मृदा, अगर हम लोग और समझने का प्रयास करें तो अगला जो पॉइंट है वो ये है आपका, क्या है भाई, कि मृदा निर्माणकारी अवयव। मृदा निर्माणकारी अवयव, फिर हम लोग पढ़ेंगे मृदा का वर्गीकरण। तो ये सब पढ़ने के बाद फिर हम लोग और मृदा निम्नीकरण, संरक्षण उपाय, ये सारी चीज़ों को हम 1 बाय 1 करके बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे, इसको हम कोई भी सेगमेंट है उसको आगे पीछे करके पढ़ सकते हैं, इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो हम एक एक करके चीज़ों को समझने वाले हैं, तो बहुत ही ध्यान से आप चीज़ों को समझिए। सबसे पहले यदि हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा को समझने के लिए, अर्थात मृदा किसे कहते हैं, मृदा संसाधन क्या होता है, इसको आप ध्यान से समझिए। कोई भी मिट्टी होती है तो उस मिट्टी का जो निर्माण होता है वो किसी न किसी चट्टान से होता है। तो ये जो चट्टान होती है, इस चट्टान को अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग कहते हैं आधार शैल कहते हैं। इसी चट्टान को हम लोग कहते हैं आधार शैल, या इसी को हम आधार चट्टान भी बोल सकते हैं, तो कोई समस्या नहीं। अब देखिए, ये जो आधार शैल या आधार चट्टान है, अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो इसी आधार शैल या आधार चट्टान के दो चीज़ें, विघटन और वियोजन से, इसी आधार शैल और आधार चट्टान के विघटन एवं वियोजन से, यानी कि विघटन का मतलब जब ये टूटती हैं, असंगठित होती हैं, विघटन का मतलब असंगठित, और वियोजन का मतलब जब ये टूट जाती हैं, असंगठित होकर के जब ये चट्टानें टूट जाती हैं, तो जो चट्टान है ये इस प्रकार से कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती हैं। बहुत अच्छे से इसको समझने का प्रयास करिए। इस तरीके से ये जो चट्टानें हैं ये विघटित एवं वियोजित होने के बाद कई छोटे छोटे टुकड़ों में ये जो है आपका जो है टूट जाती हैं, यानी कि वियोजित हो जाती हैं। और जैसे ये चट्टानें टूटती हैं, तो आप इसको ध्यान से समझिए। इस प्रकार से मान लीजिए ये चट्टानें टूट जाती हैं और टूटने के बाद फिर ताप एवं दाब, यानी जलवायु के कारण, अगर हम लोग और समझें, जलवायु के प्रभाव में जो चट्टानें हैं, ये जो चट्टानें हैं ये जलवायु के प्रभाव में अगर हम समझने का प्रयास करें
तो ये छोटे छोटे कणों में ये टूट जाती हैं। यहाँ ऊपर देखेंगे और भी छोटे छोटे कण पाए जाएंगे। छोटे छोटे कणों में ये चट्टानें जो हैं टूट जाती हैं। तो ये हो गया आपका ये, ठीक है, चट्टानें टूट जाती हैं। अगर हम लोग इसको समझें तो ये आधार शैल या आधार चट्टान है, इसमें तो कोई समस्या है नहीं। लेकिन इसके ऊपर ये जो है ये मिट्टी है, सॉइल है, सॉइल है। लेकिन फर्क इतना है कि ये वाली जो मिट्टी, इसको हम लोग कहते हैं, इस मिट्टी को अगर हम लोग इसी को समझने का प्रयास करें तो इस वाली मिट्टी को हम लोग कहते हैं सब सॉइल, SUB, सब सॉइल कहते हैं। तो ये सब सॉइल है। और सब सॉइल के ऊपर अगर हम लोग देखें तो ये जो चट्टान है इसको कहते हैं टॉप सॉइल, टॉप सॉइल। तो जो आधार शैल या आधार चट्टान है, इस आधार शैल या आधार चट्टान के विघटन एवं वियोजन से चट्टानें असंगठित होकर के टूटती हैं और टूटने के बाद मिट्टी का निर्माण करती हैं, जिनमें से आधार शैल या चट्टान के ऊपर पाई जाने वाली मिट्टी को सबसॉइल कहते हैं, जबकि सबसे ऊपर पाई जाने वाली मिट्टी की परत को यानी कि मृदा की परत को टॉप सॉइल कहते हैं। ये जो टॉप सॉइल है यही ये ऊपरी मृदा, ये ऊपरी मृदा है, ऊपरी मिट्टी है, सबसे ऊपर यही पाई जा रही है। और ऊपरी मृदा होने के साथ साथ इसी को हम कहते हैं वास्तविक मृदा, ये वास्तविक मृदा भी है। अच्छा, वास्तविक मृदा क्यों है, इसको हम थोड़ा यहाँ समझने का प्रयास करें। तो वास्तविक मृदा इसलिए है क्योंकि इस मृदा में जीव जंतु एवं वनस्पतियों के अवशेष पाए जाते हैं। तो इस मृदा में जीव जंतु एवं वनस्पतियों के अवशेष पाए जाते हैं, वनस्पतियों के अवशेष पाए जाते हैं। और इसी अवशेष के पाए जाते हैं। इसी के कारण आपको पता है कि होता क्या है कि ये जो मृदा है ना ये अत्यधिक उपजाऊ हो जाती है, अत्यधिक उपजाऊ होती है और उपजाऊ अधिक होती है। इसी कारण से इस हम टॉप सॉइल को ही वास्तविक मृदा मानते हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जो चट्टान है इसके विघटन एवं वियोजन से होता क्या है, ये जो चट्टानें हैं ये ढीली एवं असंगठित पदार्थों में टूट जाती हैं। तो अब ध्यान से समझिए, मृदा क्या है, ये जो है ढीले एवं असंगठित पदार्थ है। अब ध्यान से समझिए, हम इसको कैसे पढ़ेंगे। आधार शैल या आधार चट्टान के विघटन एवं वियोजन से जब चट्टानें ढीली एवं असंगठित होकर असंगठित पदार्थों में टूट जाती हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं, ठीक है। मृदा कहते हैं या मिट्टी कहते हैं, जो एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो इसको मिटा के मैं आपकी परिभाषा अच्छे से नोट कर दे रहा हूँ, इसको आप अच्छे से समझ लिए और समझने के बाद अब इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए। परिभाषा क्या है, अगर हम परिभाषा को समझने का प्रयास करें तो आधार शैल या चट्टान के विघटन एवं वियोजन से आधार शैल या चट्टान के विघटन एवं वियोजन से जब चट्टानें ढीली एवं असंगठित ढीली होकर असंगठित या ढीली एवं असंगठित पदार्थों में टूट जाती हैं तो उसे मृदा कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। और समझिए, जो एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन
जो एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो ये हो गई इसकी परिभाषा। या कोई पूछे मृदा संसाधन किसे कहते हैं, या मृदा संसाधन का अर्थ बताइए, या मृदा संसाधन की परिभाषा बताइए, तो उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को बता ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, मिटा के आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो परिभाषा तो हमने देख ली। अच्छा, इसी में और चाहें तो और भी आप जोड़ सकते हैं। क्या क्या जोड़ सकते हैं आप? ये जोड़ सकते हैं जो एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है जो जीव जंतु तथा वन्य जीव एवं वनस्पतियों के विकास का मुख्य आधार है। तो ये इतना भी आप कह सकते हैं। तो ये संपूर्ण परिभाषा हो गई आपकी। तो उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप परिभाषा को समझ लिए हैं। प्यारे बच्चों, आपसे एक मेरा निवेदन है कि यदि ये सेशन आपको अच्छा लगे, आप जानते हैं बहुत ही मेहनत से बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो भी बिना किसी पैसे के। तो आप इस जो है विश्वास करके चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए, नोट्स बनाइए। और नोट्स बनाने के साथ साथ यदि ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए या मत कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाए सभी को, क्योंकि वो हमारे आपके भाई बहन हैं, तो सबको लाभ मिल पाए, हमारा उद्देश्य यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है मृदा का संगठन। अगर हम मिट्टी के संगठन की बात करें तो मृदा का जो संगठन होता है ये 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। मिट्टी का जो संगठन है उसमें 4 चीज़ें पाई जाती हैं। अब ये 4 चीज़ें कौन कौन सी, एक एक करके हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले हमको यहाँ पे मिलेंगे जैविक पदार्थ, यानी कि मिट्टी में जैविक पदार्थ मिलेंगे, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। और आप जानते हैं कि अगर जैविक पदार्थ नहीं होगा तो मिट्टी पूरी तरीके से विकसित नहीं मानी जाएगी। और ये जो विकसित जैविक पदार्थ हैं 5 से 12% पाए जाते हैं जैविक पदार्थ। और जैविक पदार्थ के बाद अगर हम लोग और समझने का प्रयास करें तो मृदा में मिलते हैं खनिज पदार्थ। तो मृदा के संगठन में एक जैविक पदार्थ, फिर उसके बाद हमको देखने को मिलता है खनिज पदार्थ, जो कि 38 से अगर हम लोग समझें तो लगभग 47 या 45%, हम 47 कर देते हैं, 47% पाया जाता है। तो 2 चीज़ें हो गई, यानी कि मिट्टी के निर्माण में जैविक पदार्थ और जैविक पदार्थ के साथ साथ खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। लेकिन आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये जो खनिज पदार्थ हैं ये वास्तव में मिट्टी के टॉप सॉइल में नहीं पाए जाते, बल्कि सब सॉइल में पाए जाते हैं, यानी कि मृदा के नीचे वाली लेयर में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें 2 और चीज़ें पाई जाती हैं। एक इसमें पाया जाता है मृदा जल। और आप कभी देखे होंगे मिट्टी का जो बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है, ढेला जिसको बोलते हैं, वो मृदा, उसमें मिट्टी का जल ही पाया जाता है, मृदा जल ही पाया जाता है, जो आपस में मिट्टी के कणों को संगठित करके जोड़ के रखने का प्रयास करता है। तो वो कितना मिलता है, तो वो मिलता है आपका 15 से लेकर के 35% तक इसमें मृदा जल पाया जाता है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ें पाई जाती हैं, इसका नाम है मृदा वायु। तो मृदा जल और मृदा वायु पाई जाती है, ये भी लगभग समान ही रेशियो में पाई जाती है, 15 से लेकर के 35% तक ये भी पाई जाती है। तो ये था मृदा का संगठन। यानी कि मिट्टी के संगठन की बात करें तो मिट्टी के निर्माण में कुल मिला के 4 महत्वपूर्ण चीज़ों का योगदान है। जैविक पदार्थ, दूसरा खनिज पदार्थ, तीसरा मृदा जल और चौथा मृदा वायु। तो ये हो गया आपका मृदा का संगठन। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके डिटेल में आपको नहीं जानना है, अगर जानने की ज़रूरत होगी तो अभी नहीं, 12 के बाद 13 में जब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तब जाके आपको जो है इसको अच्छे से समझने का ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब सीधे मैं आगे बढ़ता हूँ मृदा संस्तर पे। अगर मैं मृदा संस्तर की बात करूँ तो मृदा संस्तर की अगर हम लोग बात करें तो इसी को हम मृदा, इसको मिटा के थोड़ा सा और लिख देते हैं, हेडिंग डाल देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा जगह चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम हेडिंग डालने का प्रयास करें तो मृदा संस्तर, या इसी को हम कहते हैं सॉयल
सॉइल प्रोफाइल इसी को हम कहते हैं मृदा संस्तर। अच्छा, मृदा संस्तर किसे कहते हैं तो ध्यान से समझिए। भूतल के नीचे, भूतल के नीचे और आधार चट्टान के ऊपर, हमने आपको अभी इसके पहले समझाया था, ये आधार चट्टान है और ये हमने बताया था कि ये सब सॉइल है और ये टॉप सॉइल है। ध्यान से समझिए, ये टॉप सॉइल और ये सब सॉइल और ये है आपका आधार चट्टान, यानी कि बेसिक रॉक्स है। तो अब ध्यान से समझिए, मृदा संस्तर किसे कहते हैं तो भूतल के नीचे एवं आधार चट्टान के ऊपर, भूतल के नीचे एवं आधार चट्टानों के ऊपर अवस्थित मध्य भाग की, नीचे एवं आधार चट्टानों के मध्य में अवस्थित, तो भूतल के नीचे एवं आधार चट्टानों के मध्य में अवस्थित भाग की मृदा मंडल के मध्य में अवस्थित भाग की मृदा मंडल में, मंडल का मतलब क्षेत्र, मृदा मंडल में पाई जाने वाली भूतल के नीचे और आधार चट्टान के ऊपर, यानी इसके नीचे और इसके ऊपर चट्टान के मध्य में, इन दोनों के मध्य में अवस्थित भाग की मृदा मंडल, यानी कि ये जो मिट्टी का क्षेत्र है मृदा मंडल में पाए जाने वाली लंबवत काट को क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, जैसे ये है। अब इसके लंबवत काट की बात करें तो इसका लंबवत तो यही है। अगर लंबवत काट को समझने का प्रयास करें तो इसी लंबवत काट को हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हम क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल। और आप जानते हैं कि जो सॉइल प्रोफाइल है इसमें विभिन्न प्रकार के संस्तर यानी लेयर पाए जाते हैं। एक इधर से देखें तो 2 लेयर यहाँ पे, इसका नाम है, अगर हम लोग समझें तो इसी को अगर हम लोग देखें तो ये जो संस्तर पाए जाते हैं इसमें एक से अधिक यानी कई सारी लेयर पाई जाती हैं। अब ये कई सारी लेयर कौन कौन सी हैं, तो अगर इसको हम समझने का प्रयास करें तो इसमें सबसे पहले जो लेयर मिलेगी इसका नाम है O1 लेयर। उसके बाद O2 लेयर मिलेगी, 2 लेयर हो गई। O2 के बाद फिर अगर हम और समझने का प्रयास करें तो A1 मिलेगी, A1 के बाद A2 मिलेगी और A2 के बाद A3 मिलेगी। फिर इसके बाद B1 मिलेगा, B1 के बाद B2 मिलेगा और B2 के बाद B3। यानी कि आप देख रहे हैं कि इसमें कई सारे लेयर पाए जा रहे हैं। A1 सबसे पहले, O1, O2, फिर A1, A2, A3, B1, B2, B3। तो यही है आपकी मृदा संस्तर या मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल है। ठीक है, इसमें से ये जो दोनों लेयर होती हैं, इन दोनों लेयर की बात करें तो इसको जैविक संस्तर कहा जाता है। और यही जैविक संस्तर जो है ये मिट्टी की, मृदा की वास्तविक परत है। आप सभी को पता है वास्तविक परत। आप कभी खेत में गए होंगे तो खेत में मिट्टी की ऊपरी परत को, यानी कि 1 बीता 1 हाथ 1 फुट की ही आप जो है जुताई कराते, बुआई करते हैं, क्योंकि वही मिट्टी की वास्तविक परत है। तो इतना हमको समझना, इसके अंदर नहीं जानना है। एक बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम लोग और इसको देखें तो इसमें से ये जो A1, A2, A3 है इसको अपवाहन मंडल कहा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।